9 अप्रैल 1948। ये तारीख एक ऐसे वाक़ये से जुड़ी है जिसने एक पूरे तनाज़े की शक्ल बदल दी। देर यासीन गांव पर हमला। ये लाज़मी फ़लस्तीन में चल रही खाना जंगी का एक बहुत ही अहम और मुतनाज़ा वाक़या था। तो आइए आज हम इसी वाक़ये की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था और क्यों इसके असरात आज भी महसूस किए जाते हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए हम उसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले पसे मंज़र की बात करेंगे, फिर खुद देर यासीन गांव के बारे में जानेंगे, उसके बाद हमले की तफसीलात, उसके फौरी बाद क्या हुआ और आखिर में देखेंगे कि इसकी मीरास इतनी मुतनाज़ा क्यों है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बात है 1948 के शुरू की। अक़वाम मुत्तहिदा का 1947 का तक़सीम का मंसूबा आ चुका था और लाज़मी फ़लस्तीन में सियासी और फ़ौजी सूरत हाल आप कह लें एक बारूद के ढेर पर बैठी थी। इस बड़े तनाज़े को समझने के लिए 2 चीज़ें अहम हैं। एक तो होगाना का ऑपरेशन नक्शून, जिसका मकसद यरूशलेम जाने वाली सड़क की नाकाबंदी को तोड़ना था, और इसी दौरान सामने आया प्लान दालत। कुछ तारीखदान इसे निस्ली सफाई का एक मंसूबा भी कहते हैं, जिसने इस तरह के हमलों के लिए एक बड़ा फ्रेमवर्क फराहम किया। अच्छा, यहाँ एक बहुत अहम इस्तिलाह को समझना ज़रूरी है, अल-नक़बा। अरबी में इसका मतलब है तबाही, और सच पूछें तो ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है। ये 1948 में फ़लस्तीनियों की बड़े पैमाने पर बेदखली और हिजरत की पूरी कहानी को, उसके इज्तिमाई तजुर्बे और याददाश्त को समेटे हुए है। इसको समझे बगैर हम आगे के वाक़यात को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। उस वक्त 3 बड़े यहूदी नीम फ़ौजी ग्रोह थे। एक थी हगाना, जो मरकज़ी धारे की तंजीम थी, लेकिन दूसरे तरफ थे आर्गन और लेही, जिन्हें नज़रे सानी सहयोनिस्ट कहा जाता था। ये सहयोनी तहरीक का एक ज़्यादा जारहाना, आप कह लें कि दाएं बाजू का धड़ा था, और अपनी सख्त हिकमत अमलियों की वजह से जाने जाते थे। देर यासीन पर हमले में इन्हीं 2 ग्रोहों का मरकज़ी किरदार था। तो अब ख़ास तौर पर बात करते हैं देर यासीन गांव की। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी आबादी कैसी थी, ये कहाँ वाक़ था और अपने यहूदी पड़ोसियों के साथ इसके ताल्लुकात कैसे थे। देर यासीन की कहानी इसलिए भी ज़्यादा अफसोसनाक है क्योंकि ये ज़्यादातर एक पुरअमन गांव था। इसने न सिर्फ मुसल्लह ग्रोहों को पनाह देने से साफ इनकार किया था, बल्कि अपने यहूदी पड़ोसियों के साथ बाकायदा एक अदम जारियत का मुआहदा भी किया हुआ था। ये जो बयान है, ये इस मुआहदे की कामयाबी को ज़ाहिर करता है, लेकिन सूरत हाल काफ़ी पेचीदा थी। हमले से कुछ दिन पहले गांव की तरफ से फायरिंग की कुछ मुतज़ाद इत्तलात भी थीं, जो उस वक्त के शदीद तनाव को ज़ाहिर करती हैं। हमले की मंसूबाबंदी भी कोई सीधा साधा मामला नहीं था। हगाना के मकामी कमांडर शालतील ने बहुत हिचकिचाहट के बाद इसकी मंजूरी दी, बल्कि हगाना और लिही के अंदर से भी कुछ लोगों ने इस हमले की मुखालफत की थी, क्योंकि वो जानते थे कि ये गांव पुरअमन था। और फिर वो दिन आ गया। हमला आवरों की तादाद तकरीबन 130 थी और उनमें से ज़्यादातर को रिवायती लड़ाई का कोई ख़ास तजुर्बा नहीं था। शायद इसी बात ने आगे होने वाली बर्बरियत में एक बड़ा किरदार अदा किया। ये टाइमलाइन उस दिन की पूरी होलनाक कहानी बता रही है। कैसे एक फ़ौजी हमला सिर्फ चंद घंटों में एक बेरहमाना कत्लेआम में बदल गया। सुबह सवेरे हमला हुआ और ये सिलसिला दोपहर तक जारी रहा, जब तक कि पड़ोसी यहूदी बरादरी ने मुदाखलत करके इस खूनरेज़ी को रोकने की कोशिश नहीं की। एक बुनियादी सवाल जो आज तक मुतनाज़ा है, क्या गांव वालों को खबरदार किया गया था? बच जाने वालों का कहना है कि कोई वार्निंग नहीं दी गई, वो सीधा गोलियों की आवाज़ से जागे, जबकि हमलावरों का दावा है कि उन्होंने लाउड स्पीकर पर ऐलान किया था। ये इस बात की एक वाज़ेह मिसाल है कि उस दिन के हक़ाइक़ कितने पेचीदा और मुतनाज़ा हैं। ये एक हमला आवर का अपना लिखा हुआ बयान है, जो घर घर तलाशी के दौरान होने वाली सफाकी और गैर मुसल्लह लोगों, यहाँ तक के नौजवान लड़कियों के कत्ल की हौलनाकी को साफ साफ जाहिर करता है। हगाना के एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की ये गवाही इस होलनाकी की मज़ीद तस्दीक करती है। इसके मुताबिक मुनज़्ज़म मुज़ाहमत तो कब की ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी लोगों को मारा जा रहा था, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ये सिर्फ एक जंगी कार्रवाई नहीं थी। अब आते हैं हमले के फौरी बाद के हालात पर। जब ये खबर बाहर निकली तो क्या हुआ, रद्द-ए-अमल क्या था और इसका नतीजा क्या निकला? जो गांव वाले पकड़े गए, उनकी किस्मत बहुत ही दर्दनाक थी। हगाना की अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें ट्रकों में भरकर यरूशलेम की सड़कों पर घुमाया गया, उनकी तज़लील की गई और फिर उनमें से कुछ को वापस लाकर
قتل کر دیا گیا۔ شروع میں تعداد کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا تھا، لیکن آج زیادہ تر مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ اس دن 101 سے لے کر 140 کے درمیان فلسطینی مارے گئے تھے، اور ان میں بڑی تعداد عورتوں اور بچوں کی تھیں۔ اور اس کے مقابلے میں حملہ آوروں کی طرف صرف 5 ہلاکتیں ہوئیں۔ یہ اعداد و شمار خود بتاتے ہیں کہ اس دن ہونے والا تشدد کتنا یک طرفہ تھا۔ یہ الفاظ ایک بین الاقوامی مبصر کے ہیں جو سب سے پہلے جائے وقوع پر پہنچے تھے۔ ان کا یہ بیان اس دن کی ہولناکی کی ایک تصویر پیش کرتا ہے جہاں تشدد کو ایک ٹرافی کی طرح پیش کیا جا رہا تھا۔ دیر یاسین کا قتل عام کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں تھا، اس نے تشدد کے ایک ناختم ہونے والے سلسلے کو جنم دیا۔ صرف 4 دن بعد عرب افواج نے بدلہ لینے کے لیے ایک یہودی میڈیکل قافلے پر حملہ کیا جس میں 78 افراد مارے گئے۔ یوں خون ریزی کا ایک نیا اور زیادہ خطرناک چکر شروع ہو گیا۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں اس واقعے کی طویل مدتی اہمیت کی اور ان بحثوں کی جو آج بھی اس کے ارد گرد جاری ہیں۔ تو دیکھیے، یہاں آ کے کہانی 2 حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ 2 بالکل مختلف بیانیے ہیں جو آج تک ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ ایک بیانیہ ہے قتل عام کا۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ یہ شہریوں کا ایک منظم قتل تھا اور یہ نکبہ کی ایک بڑی علامت ہے۔ پھر دوسری طرف ہے جنگ کا بیانیہ۔ اس کے مطابق یہ ایک جنگ تھی، قتل عام نہیں۔ جو اموات ہوئیں وہ لڑائی کا نتیجہ تھیں اور مظالموں کی کہانیوں کو پروپیگنڈا کے لیے بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ اور یہ صرف تاریخ کی کوئی بحث نہیں ہے، یہ اس پورے تنازع کی شناخت اور اس کے جواز کی ایک جنگ بن چکی ہے۔ آخر میں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس گاؤں کا ہوا کیا۔ اس جگہ کو دوبارہ آباد کر دیا گیا، وہاں ایک ذہنی صحت کا مرکز بنا دیا گیا اور زیادہ تر پرانی عمارتوں اور قبرستان کو مٹا دیا گیا۔ آج وہاں اس قتل عام کی کوئی یادگار موجود نہیں ہے اور اس واقعے سے متعلق سرکاری ریکارڈز تک رسائی اب بھی انتہائی محدود ہے۔ اور یہی وہ سوال ہے جو آخر میں ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ دیر یاسین کا واقعہ صرف تاریخ کا ایک باب نہیں ہے، یہ ایک زندہ یاد ہے جو آج بھی اس خطے کی تاریخ، اس کی سیاست اور وہاں کے لوگوں کی اجتماعی یادداشت پر بہت گہرے اثرات ڈالے ہوئے ہیں۔